काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? काइनेटिक थ्योरी मतलब, हाँ बोलिए, काइनेटिक मतलब क्या होता है? हाँ, थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट यहां से आएगा थोड़ा। काइनेटिक मतलब मोशन, ठीक है। थ्योरी मतलब समथिंग दैट विच नीड्स टू, अच्छा। और गैसेस मतलब गैस, अच्छा, अपने आप में एक अलग अंडरस्टैंडिंग है। अरे तुम लोग का अलग माहौल क्यों बना रहे हो? क्या हुआ? कोवैलेंट बोर्ड नहीं बनाना है? तुम इधर आ जाओ, अपना दुकान के साथ हो, इधर आ जाओ। चलो बैग सब लेके आओ, आओगे वहां बैठोगे। तुम सुधर जाओ, ठीक है। दो टीचर वार्निंग दे चुके हैं। तुम एक आज से 3000 साल पहले बोली थी कि हम शांत रहेंगे सर। तो कौन सा शांत है? तुमको सब देख हंस रहा है, ये कौन सा शांत है? तुमको देखो, तुम्हारे अलावा सब हंस रहा है तुम पर, और तुम ऐसा खुशी होगी जिसके न रहने पर सबसे ज्यादा खुश रहते हैं लोग, ठीक है। कल से बिल्कुल आना है, लेकिन अपनी आदतों को सुधार के आना है, ठीक है। और यदि मेरे बातों से बुरा लग रहा है तो उसको दिल पे ले लो, इधर तो मत लो, एकदम दिल पे ले लो, ताकि कुछ चेंज आए। तुम इधर तो ले लेती हो, निकल जाता है बात, दिल पे ले लो। तुम इंस्टॉलमेंट मत हंसो, तुम साथ रहो, ठीक है। फोकस करिएगा, अननेसेसरी चीजों में इन्वॉल्व होइएगा, फोकस गड़बड़ाएगा, फिर आपका पढ़ाई ठीक से नहीं होगा, ठीक है। ऐसे भी मतलब एक नैरेटिव बनता जा रहा है कि 12th का क्लास में दो चार विद्यार्थी को छोड़ करके सारा स्टूडेंट मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। एक नैरेटिव सेट हो रहा है ये। अब उस नैरेटिव को चेंज करना आपके हाथ में। क्या उत्कर्ष, समझ रहे हो ना? बाकी सब बच्चे समझ रहे हो ना? हाँ, तो उसको ठीक कीजिए, आपके हाथ में है नैरेटिव। आपको क्या लगता है कि आप लोग डिस्कशन करते हैं तो हम टीचर्स लोग नहीं डिस्कशन करते हैं? करते हैं ना, हम टीचर्स लोग भी तो डिस्कशन करते हैं। इसीलिए पढ़ाई करिए अच्छे से, बीच में मस्ती तो खैर ठीक है, एक पार्ट है, वो होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आइए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हम लोग काइनेटिक थ्योरी में बेसिकली यहां पर हम लोग गैस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम किसके बारे में पढ़े थे? गैसियस मॉलिक्यूल के बारे में। तो अभी हम लोग गैसियस मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो पहले पढ़े थे हम लोग लिक्विड पर देखे थे और सॉलिड देखे थे। सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है, जो एक लाइन जो तीनों में अलग है? आ? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। उसका एक मेजर डिफरेंस है। और जो तीनों में वो जो पॉइंट बोला जाएगा वो तीनों के लिए अलग अलग होगा। एक तो हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में सबसे ज्यादा, गैस में उससे कम, सॉरी लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम, ठीक है। और क्या? बताइए। सोच के बताइए। क्या हो सकता है? हाँ, बोलिए। जो तीनों में अलग है। हाँ, जोर से बोलो। जय माता दी कोई नहीं बोलेगा। संजना क्या बोल रही है, बोलो। इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है, ये भी है, कंसिडरेबल पॉइंट है,
ठीक है, वेरी गुड। और बोलिए, इसके अलावा क्या? वॉल्यूम, वेरी गुड। हाँ, और लेकिन किसका फिक्स नहीं होता? गैस का क्या फिक्स नहीं होता? शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। लिक्विड का क्या फिक्स होता है? वॉल्यूम फिक्स होता है। और सॉलिड का? चलिए, ठीक है, यही चीज हम सूचना सुनना चाहते थे। ये तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तो अब आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर हम लोग आइडियाज यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए कि आइस है, आइस हम लोग ले रहे हैं सॉलिड, सॉलिड वाटर, सॉलिड वाटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आइस। अब यहां इसको हीट देंगे, हीट, हीट क्या है? क्योंकि यहां हीट की बात अब आएगी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का एक फॉर्म है। आप लोग को इस चैप्टर में जो पढ़ना है उसमें एकदम क्लियर माइंड में रखिएगा कि एनर्जी जो है इसमें दो फॉर्म में ही आएगा, एक आएगा वर्क और दूसरा हीट, ठीक। इसके अलावा कोई तीसरा फॉर्म नहीं होगा। एनर्जी के ही अलग अलग दो फॉर्म है। अब हीट वर्क से रिलेट होगा, ठीक है, कैसे होगा देखेंगे यहां पर। और यही जेम्स वाट का कहना था, जिसको हम लोग आगे रिलेट करेंगे। तो जैसे हम लोग हीट दिया, आइस को हीट देंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेसिंग जो है वो तो वही रहेगा फिलहाल के लिए, थोड़ी देर के लिए, लेकिन उस मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगा तो अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू करेगा। ऐसे जब आप पढ़े हुए हैं तो अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। यदि हीट हटा लेंगे तो वही ऑसिलेट करके अपने काइनेटिक एनर्जी को फिर, चूंकि वो फ्री नहीं है तो वो मूव करेगा, उसको जो रोक रहा है वो धीरे धीरे रोकेगा और वो अपना मीन पोजीशन पे आकर रुक जाएगा। लेकिन यदि हम हीट कंटिन्यूसली देते रहेंगे तो उस मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगा, कंटिन्यूस अमाउंट का एनर्जी मिलता चला जाएगा, तो वो ऑसिलेट करता रहेगा और धीरे धीरे वो अपना एम्पलीट्यूड बढ़ाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ाएगा तो जस्ट नाइबर जो मॉलिक्यूल है उससे टकराएंगे, टकराएंगे तो एनर्जी का ट्रांसफर करेगा। तो एक तो उसके पास ऑलरेडी एनर्जी है जिससे वो वाइब्रेट कर रहा है, और दूसरा वो अपने नाइबर या मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ कॉलिजन। उससे क्या होगा कि वो सिस्टम, ये जो हमारा सिस्टम है, ये हमारा एक चैम्बर है जिसमें कि हमने आइस को रखा है। अब वो सिस्टम के अंदर एनर्जी, जो उसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज करने लगेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ने लगेगा, जिससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स और वाइब्रेट तो कर ही रहे हैं, फिर उनके बीच का स्पेस बढ़ेगा। अब जैसे ही मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ा, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज किया। वो डिक्रीज इसलिए किया क्योंकि उसके पास एनर्जी आया और उसने स्पेस अपना जनरेट किया, अपना स्पेस बनाया मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से, जिस कारण से उसके पास गैप आ गया। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप आया तो वो आइस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया वाटर, लिक्विड, ये तो वाटर ये भी है लिक्विड, ठीक है। तो इससे इससे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए हीट की जरूरत पड़ी, और इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग कुछ नाम देते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, क्या नाम देते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सही है। सब्लिमेशन, गैस, डायरेक्टली गैस, लिक्विड से डायरेक्टली गैस, सॉलिड से गैस, अच्छा, लिक्विड से गैस होने में वेपराइजेशन, ठीक। चलिए, ठीक। तो यहां पर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अभी भी यदि हम हीट देते रहेंगे तो पहले थोड़ा सा यहां आ जाते हैं डायग्राम ए में। तो डायग्राम ए में आते हैं तो इसमें क्या है, बॉडी का वॉल्यूम फिक्स है क्या? शेप फिक्स है क्या? फिक्स है। अब यहां आते हैं, यहां वॉल्यूम फिक्स्ड होगा क्या? शेप, शेप फिक्स नहीं होगा, ठीक। मतलब आप कहेंगे कि जो हमारा चैम्बर का शेप है वही रहेगा।
अब इसको हम दूसरे चैम्बर में अलग अलग वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम वही रहेगा, शेप अलग हो जाएगा चैम्बर का, तो वो शेप का आ जाएगा क्योंकि लिक्विड है। ठीक है, तो वॉल्यूम इसमें फिक्स, इसमें फिक्स, लेकिन शेप में चेंजेस आ गया। क्यों शेप में चेंजेस आया? क्योंकि जो इनके बीच में शियर फोर्स डेवलप कर गया, यहां पर शियर फोर्स मतलब लग रहा था लेकिन वहां रेसिस्टेंस में था, इसीलिए उसके कारण से सीरियस उसमें चेंजेस नहीं आया, यहाँ लेयर्स में चेंजेस आने लगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस बढ़ गया, मॉलिक्यूलर फोर्स घट गया। ठीक है, अब यहां के बाद अब सी पॉइंट में हम आ जाए, तो सी में हीट देते रहे, अमाउंट ऑफ हीट दिए तो उनके बीच का स्पेस और बढ़ गया। वहां पर जो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप है, एवरेज गैप यहाँ के गैप से कम था, यहाँ का गैप बढ़ा। बढ़ने से अब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स इधर मूव करने लगे, ये इधर मूव करने लगा, ये मॉलिक्यूल इधर, ये मॉलिक्यूल इधर। ठीक है, और यहां पर ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, वेपर वाटर। ठीक है, जहां पर वॉल्यूम फिक्स है क्या? नहीं है। और क्या शेप? वो भी फिक्स नहीं है। ठीक है, तो शेप फिक्स नहीं है, और यहां पर हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल के पास क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी एंड ड्यू टू कह लीजिए नेग्लिजिबल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहले वो पूरी तरह से खत्म हो गया, उसके बाद भी यदि हमने हीट दिया तो वो पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी के साथ पूरी हाई स्पीड में वो मॉलिक्यूल्स वेसल के बाउंड्री पर बार बार प्रेशर एक्सर्ट करेगा या काइनेटिक एनर्जी के थ्रू उससे टकराएगा, कॉलिजन होगा, अपनी एनर्जी को वेसल को देगा, वेसल भी हीट अप हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी। इसका मीनिंग समझ रहे हैं? मतलब काइनेटिक एनर्जी विल बी फंक्शन ऑफ टाइम, सॉरी टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हो जाएगा, और वो मतलब एक वर्क करने की एबिलिटी में आ जाएगा। इसका छोटा सा एग्जांपल है, कभी जीवन में पानी गर्म किए हैं? मान लीजिए कोई भी, छोटा सा एग्जांपल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास मान लीजिए कोई भी एक वेसल है, कोई भी एक आपके पास बर्तन है जिसमें आप हीट जनरेट कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। अब यहां पर पानी है इसमें, ठीक है, तो पानी है, उसके ऊपर में हमने क्या रखा? एक ढक्कन रखा है, प्लेट, जिस प्लेट में हम खाते हैं वो प्लेट हमने उसके ऊपर रख दिया, हीट देते चले गए, हीट देते चले गए, बॉयल होने लगा, बॉयल होने के बाद और हीट उसको देते चले गए, तो क्या होगा? स्टीम जो ऊपर निकलेगा, तो ये प्लेट तो उस स्टीम को बाहर निकलने नहीं देगा, उसको कंप्रेस करेगा। तो तभी भी कभी ऐसा होता है कि वो प्लेट ऐसे से हिलने लगता है। हाँ, तो बस आप स्टीम इंजन बना सकते हैं। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप स्टीम इंजन बना सकते हैं। तो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? मैकेनिकल एनर्जी में। उसको जेम्स वाट ने, जैसे एक बार ये बात आप सुने होंगे ना कि न्यूटन साहब बैठे थे, एक पेड़, मतलब सेब के पेड़, हम लोग को तो आज तक नहीं मिला सेब का पेड़। सेब का पेड़ देखे हैं आप लोग? हम लोग नहीं देखे हैं, तो हम लोग किस पेड़ के नीचे बैठेंगे? कदम के पेड़ के नीचे। लोकल आदमी है, कदम के पेड़ के नीचे बैठेंगे, वो गिरता है, वो पूरा पक जाता है तो गिरता है। वो आम के पेड़ के नीचे नहीं बैठिए, इसलिए क्योंकि आम की आप रक्षा करते हैं, हर आदमी उसके लिए डिप्लॉय किया गया कि हाँ आपका आम, मतलब आम का जो भी घर, जिसके घर में भी आम का पेड़ है ना, उसमें एक आदमी जरूर रक्षा के लिए बैठा रहता है। ठीक है, आम के पेड़ के नीचे आप नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए कदम के पेड़ के नीचे बैठे और एक कदम गिर गया, तो आप अपना लॉ लिखेंगे। ठीक है, वो तो खैर अलग हो गया। अब यदि मान लीजिए कि वो तो न्यूटन साहब की बात हो गई, अब जेम्स वाट क्या कर रहे थे?
बातें मतलब सुनी हुई है, आप उसमें सच्चाई कितनी है वो पता नहीं। जेम्स वाट आराम से अपना बैठे हुए थे और घर से परिवार से अलग होके बैठे थे, इसीलिए सोच रहे थे। नहीं तो आदमी सोच नहीं पाता है। आराम से मतलब कि शिकार पे गए हुए थे तो वो चाय बनाने के लिए सोचे तो लकड़ी को जुगाड़ किया ऐसे करके, और फिर उसमें उसमें अपना केतली ऐसे रखा था। अब मैं बैठ के सिगार ऐसे फूक रहे थे, ऐसे सिगार फूक रहे थे, तो वो देखे कि वो जो ढक्कन रखा था वो हिलने लगा। ढक्कन हिलने लगा तो जेम्स वाट्स, ऐसे तो बहुत सारी लेडीज के सामने ढक्कन हिलता है, लेकिन कभी सोच पाती हैं वो? हाँ, कभी लेडीज कोई सोचती हैं कि जैसे चावल बॉईल कर रहे हैं और वो प्लेट है वो हिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डांट देंगे, अरे कम करो, वो प्लेट हिल रहा है। उनके अंदर कभी इनोवेटिव आइडिया आता है? जितने भी आपने साइंटिस्ट और जितने भी ये देख रहे हैं, मतलब कह लीजिए कि मैथमेटिशियंस हैं, उसमें उसमें लेडीज कितने हैं? कम है, क्योंकि जिम्मेदारियां घर की बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो उतना नहीं सोच पाते हैं। तो जेम्स वाट ने क्या किया, वो प्लेट जो टर्न कर रहा था ना, बेसिकली क्या हुआ, जो स्टीम बन करके ऊपर गया, उस स्टीम ने उस प्लेट पर फोर्स लगाया, ठीक है, और उस फोर्स के कारण वो प्लेट ऊपर लिफ्ट कर गया, ठीक है। अब यदि जैसे ही प्लेट ऊपर लिफ्ट किया तो सराउंडिंग का प्रेशर उसके साथ आया, तो वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, फिर हीट आया, फिर वो ऊपर लिफ्ट किया। तो जैसे हम मान लीजिए इसको ऐसे कनेक्ट कर दें, अब इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा आपको एक आइडिया देते हैं कि हीट एनर्जी से कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज अब घर जाके यूट्यूब तो देखिएगा ही, मानिएगा तो नहीं, तो उसमें देखिएगा हाउ स्टीम इंजन वर्क्स, सर्च कीजिएगा और देखिएगा, आपको आइडिया लगेगा कुछ। इसको राइट डाउन कीजिए, पॉइंट्स लिखाते हैं। आइए, अभी तक बंद ही था ये, हाँ, उस समय से बंद ही था। चलिए ठीक है, अभी कोई नहीं, हम लोग आगे देखते हैं इसमें। अब हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप ऐसे डे टू डे लाइफ में देखे भी होंगे, यहाँ बताएंगे तो आप समझ भी जाएंगे। और हम लोग को इंजीनियरिंग में पूरा का पूरा पेपर में पढ़ना होता है, 11th के जितने भी पेपर्स हैं ये सारे हम लोग को डिटेल में पढ़ने होते हैं। और यदि गलती से आपने डायरेक्टली, चांस तो नहीं लग रहा है, यदि इनडायरेक्टली गलती से कभी ऐसा समय हुआ आपने सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लिया, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और केमिकल एनर्जी। केमिकल इंजीनियरिंग आप जानते हैं आप लोग, केमिकल इंजीनियरिंग, हाँ, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके हम आपको बताते हैं ताकि आप समझ सके। अभी 2 दिन पहले, कल क्या हुआ कि इंडिया ने पाकिस्तान के उस पीओके एरिया पर आइडेंटिफाई करके उस लोकेशन को डिस्ट्रॉय किया, ठीक। जो बम यूज हुआ, बम इंडिया ने अपने यहाँ बनाया, उस बम को बनाने के लिए केमिकल इंजीनियर्स यूज हुए होंगे, मैकेनिकल इंजीनियर्स यूज होंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा होगा, ठीक है। ब्लास्ट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए, तो वो ब्लास्ट करेगा, वो वारहेड कितने टेम्परेचर पर एक्टिवेट होगा, ये सारा चीज का कैलकुलेशन मैकेनिकल और केमिकल एनर्जी इंजीनियर मिलकर ने लिया होगा, डीआरडीओ के अंडर में हुआ होगा ऐसा। आप सोचिए, जिस पे आपको अच्छा लग रहा है, तो वो चीज के पीछे कितना इंजीनियरिंग है। और आप लोग में से या फिर आप लोग के जानकारी में कई लोग ऐसा बोल देते होंगे, इंजीनियरिंग करके रोड पे मारा मारा फिरता है, सुने हैं ये भाषा? हाँ, तो आखिर वो भी जो कर रहा है वो भी तो इंजीनियरिंग के ही लोग होंगे ना, तो वो कैसे कर पा रहे हैं? वो रात को बम गिराते होंगे, दिन पे रोड पे घूमते होंगे। हाँ, वो देख लीजिए कि ओ बम गिर गया, अब चलो घूमने रोड पर। क्या डिफरेंस है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या डिफरेंस आता है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमको समझना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे बच्चों को, एक बच्चा था उस ये 21 के बैच, नहीं 20 के बैच का था, वो यही बात बोला कि मेरे पिताजी बोल रहे हैं इंजीनियरिंग करके क्या फर्क फर्क पड़ता है, जॉब तो मिलता नहीं है, वो ऐसे बोला। हम बोले कि समझाएं उसको अच्छे से, तो उसके बाद फिर वो जेईई मेंस क्वालिफाई कर लिया। हाँ, अभी वो सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है, 2020 का था ना, अभी 25 चल रहा है, 1 साल हो भी गया उसका, कैंपस सिलेक्शन भी हो गया उसका। कहने का मेरा मतलब ये, इसको हम ऐसे समझते हैं, 10th बोर्ड हर साल कितने बच्चे पास करते होंगे इंडिया में? लगभग हर साल 10th बोर्ड कितने बच्चे पास करते होंगे इंडिया में? एक एक अप्रोक्स डाटा बताइए।
बिहार स्टेट बोर्ड और साथ साथ सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड तीनों लेके बोल रहे हैं, सारे लेकर के। एक हर साल 10th बोर्ड कितने बच्चे पास करते हो? कोई स्टैटिकल डाटा नहीं है। 1000, 2000, 400, 34 लैक्स इंडिया में बोल रहे हैं। भगवान के आशीर्वाद से 140 करोड़ है हम लोग। ये 6 लाख बोल रही है। 6 लाख तक स्टेट से पास कर जाते, बिहार से। हम क्या बोल रहे हैं इंडिया में, और बिहार बोर्ड से। अब बाकी सीबीएसई वाले उनको छाड़ देंगे आप पूरे इंडिया से सोच लीजिए, 34 का 35 लाख स्टूडेंट पास करते हैं। तो क्या सारे 34 लाख बच्चे पास किए तो सारे बच्चे अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर लेते हैं? तो क्या आपको 10th बोर्ड नहीं करना चाहिए था? नहीं समझे मेरी बात को? समझ पा रहे हैं इस बात को कहने का मीनिंग क्या है? कोई भी प्रिपरेशन में आपको पढ़ने वाले भी लेंगे, नहीं पढ़ने वाले भी लेंगे, ठीक है? और आप उस बात पर डिपेंड करता है कि पढ़ने वाले क्या कर रहे हैं, नहीं पढ़ने वाले क्या कर रहे हैं। वो प्रोफेशन गलत नहीं है। अब उस प्रोफेशन में कोई पढ़ेगा ही नहीं और आप उसकी बात को सुन करके सोच लेंगे कि इंजीनियरिंग खराब है। आज उन्होंने कैसे, अब इसरो ने सैटेलाइट बनाया, उस सैटेलाइट का नेविगेशन उन्होंने उस एरिया में रखा जिस एरिया में उनको बम्बार्डमेंट करना था। वहां के हर एक्टिविटी को उन्होंने, मतलब पिछले 10 दिन से 12 दिन से उन्होंने वॉच किया, क्या एक्टिविटी हो रही है, कितने मास डेंसिटी है, कितने लोग का आना जाना है उस एरिया में। यदि उस पर्टिकुलर मतलब उस पर्टिकुलर पिन पॉइंट को हमको डिस्ट्रॉय करना है तो उससे कनेक्टिविटी कब कितने लोगों की होती है, कब हमारे लिए फेवरेट सिचुएशन है कि हम उसको बम्बार्ड करें तो स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो, साथ साथ उसके अंदर में जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या टेररिस्ट हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो। वो सारा चीज का उन्होंने एनालिसिस किया, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डे और टाइम डिसाइड किया। अब डे और टाइम डिसाइड किया तो ऑपरेशन करना है। अब उसके लिए हमारे पास जो हमारे आर्मर्स हैं उसमें कौन सा उसके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट आर्मर होगा, उस सबका भी कैलकुलेशन उन्होंने किया। तो ये सब इंजीनियरिंग नहीं है तो क्या है? मतलब बगल वाले बिल्डिंग को ब्लास्ट कर दिया, 450 केजी का वो हैमर जो मिसाइल है वो फायर किया गया, एक के पीछे दूसरा आया उस टाइम ड्यूरेशन में कि एक ब्लास्ट करे तो लोग अवेयर होकर बाहर निकलने की कोशिश करे तो दूसरा फायर हो, और वो हैमर मशीन छत के 2 लेवल को पेनिट्रेट करके 3rd लेयर में जाके ब्लास्ट किया। ठीक है, सोचिए वो इस तरह से बनाया ही गया है। तो ये सब इंजीनियरिंग नहीं है क्या? आ? कौन होंगे ये सब इंजीनियर्स? अब हैमर गाइडेड मिसाइल है, वो उसको गाइड मिल रहा है कहां से? सैटेलाइट से। सैटेलाइट ने वो पॉइंट बताया, उस पॉइंट को उस हैमर ने लॉक कर लिया। अब उस पॉइंट पे ही हमको ऐसे टर्न करके भी उसी पॉइंट पे गिरना है। बगल वाली बिल्डिंग को पता नहीं कि यहाँ बम फूट गया। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले प्रिसीजन इतना बढ़िया नहीं होता था। यदि आप किसी पॉइंट को लॉक किए हैं तो उसके 100 मीटर तक भी रेंज में फूट गया तो समझिए आप अच्छे एक्यूरेसी के बम रखे हुए हैं। अब क्या है, अब 5 मीटर से 6 मीटर एक्यूरेसी जाती है, मतलब ये पॉइंट है, इसे 5 मीटर तक इधर उधर जाकर के ब्लास्ट कर सकता है। स्पीड भी हाई है, उसका खुद का अपने पास उसका खुद का रडार ये है, साइड विंग्स हैं, पीछे इंजन है उसका खुद का, उसका रेंज 300 350 किलोमीटर है। आप इंडिया के टेरिटरी में रह के फायर कर सकते हैं, है ना? इस हमारे देश के लिए है, हम लोग के लिए है और हम ही को पता नहीं है कि नहीं? स्कल्प और हैमर ये 2 यूज किए गए हैं 9 टारगेट्स के लिए। आप सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। स्कल्प भी बहुत ही सॉफ्टिकेटेड मिसाइल है वो, और पिन पॉइंट टारगेट हिट करता है। तो हमारा इसरो सैटेलाइट डेवलप किया, इस तरह का प्रिसीजन सैटेलाइट है कि हम लोग को तो उतना यूज करने के लिए दिया नहीं जाता है। ठीक है, उस सैटेलाइट से आप इस रूम से निकल के बाहर जा रहे हैं वो भी वो बता देगा। ठीक है, आप कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए, कब अंदर आ गए, आपका मूवमेंट क्या है, वो सारा कुछ वो आइडेंटिफाई कर लेगा। आपको वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। गूगल क्या करता है? गूगल यदि आपका फोन ट्रेस कर सकता है ना, जैसे हम किसी को अपना लोकेशन भेजते हैं तो वो हमारे इस लोकेशन पे कैसे आ जाता है? जैसे कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर ऑफिस कहां पर है, हम कैसे आएंगे, तो हम उसको
बेटरमेंट के लिए हम उसको एक लोकेशन भेज देते हैं व्हाट्सएप पर, होता है ना, आप लोग भी करते होंगे। तो उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करके कोई स्टूडेंट कैसे आ पाता है? सैटेलाइट का ही ना हेल्प होता है। ये तो जनरल पब्लिक के लिए है। अब इसरो या फिर कह लीजिए कि हमारा जो एजेंसी है, वो बहुत ऐसे इंफॉर्मेशन होंगे जो हम लोग के लिए पब्लिक नहीं होगा। क्या हमारा इंडियन डिफेंस सिस्टम या फिर जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है, वो आके आपके कान में कहेगा देखो हम कल गिराने वाले हैं बम? ऐसा तो नहीं है। कहेगा क्या? नहीं कहेगा। हम लोग को पता था कि बम गिरने वाला है? नहीं, वो उन लोग को भी नहीं पता था, मतलब पाकिस्तान वाले को भी नहीं पता था। वो लोग तो रास्ते से जा रहा था, बम गिर गया, और अलहमदुल्ला सब कर रहा है वो लोग। ऐसा दरहमदुल्ला इलाहे कर रहा था, दूसरा गिर गया। कहने का मेरा मतलब ये है कि उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है, उसको तो काम करना है। इसीलिए मेरा मेरा सारे बातों का कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है कि इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत जबरदस्त चीज है, और ये हमारे लाइफ के लिए, ह्यूमन को, हमारा जो लाइफ है उसको सिक्योर करने के लिए, हमारे लाइफ को आसान करने के लिए कितना बड़ा रोल प्ले करता है, जो हम लोग नहीं जानते। ये कहने का मेरा मतलब है। कितने लोगों का कोऑर्डिनेशन लगा होगा। अब इसरो में जितने साइंटिस्ट हैं, जो एक एक पीएसएलवी के थ्रू जो भी एक सैटेलाइट लॉन्च होता है, उसमें 650, 750, 800 के लगभग इंजीनियर्स होते हैं। उस सब का अपना अपना काम है, उस सब अपने काम को बखूबी निभाते हैं, तब जाकर एक सैटेलाइट लॉन्च होता है और चंद्रयान 3 अपने, मतलब डिजायर्ड पोजीशन है या फिर लोकेशन है, वहां पहुंचता है। कितने साइंटिस्ट लगे होंगे उसके पीछे, है कि नहीं? आप सोचिए कि हम उतने लगे होंगे, क्या आप चाहेंगे कि उनमें से एक बने आप? हाँ, चाहेंगे ना? नहीं। बताइए। आप कह रहे हैं कि नहीं चाहेंगे। अरे तो आप ये चाहेंगे कि आपका फोन का जो टैरिफ है, जो आपका, मान लीजिए अभी 84 डेज के लिए कितना लगता है आपके फोन रिचार्ज करने में? 1.5 GB डाटा कितने दिन के लिए मिलता है? 300। क्या आप चाहेंगे कि वो 100 रुपये में हो जाए? तो आप चाहेंगे ना कि इसरो और बेहतर काम करे? आपके फोन का डाटा, इंटरनेट जो आप इतना बेहतर यूज कर पा रहे हैं, जो आप 300 यूज कर रहे हैं ना, पाकिस्तान उसका 1400 रुपये देता है। क्यों? उसका खुद का सेटेलाइट नहीं है। जो काम आप 300 रुपया में कर रहे हैं, पाकिस्तान उसको मात्र 1400 रुपये देता है, क्योंकि उसका खुद का सेटेलाइट नहीं है। हमारा खुद का नेविगेटेड सेटेलाइट है, हमारा खुद का इंटरनेट के लिए अलग से सेटेलाइट है। उस सेटेलाइट को हम लोग फ्री यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इंडिजीनियस है, वो खुद का है, तब ना यूज कर रहे हैं। यदि हमारे साइंटिस्ट, हाँ, आप लोग जैसा सोचते हैं वैसा वो लोग भी सोचते, तो आज खुद का उनका सेटेलाइट नहीं होता, तो आज हम भी 1500 रुपये दे करके और बहुत संभल के डाटा यूज कर रहे होते हैं। अरे 1.2 GB चला गया, अब यूज नहीं करेंगे। आप धरले से कैसे यूज कर रहे हैं? एकदम एकदम स्क्रॉल पर स्क्रॉल ही नहीं, ठीक नहीं है। ठीक, आगे बढ़, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये चीज मेरा ओवरऑल आपको एक क्या बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन देने का था, कि आप इस चीज को, मतलब टेकन फॉर, मतलब अचीवमेंट लीजिए, कि आपके लिए अचीवमेंट है कि आपके सीनियर्स जो हैं, वो आपके मेरे सीनियर्स ही तो हैं, जिन्होंने ये काम किया हम सब लोगों के लिए। तो वो इंजीनियर ही होंगे तो ही तो किए, अदरवाइज उनको ये नॉलेज कहां से आया? हाँ, ऑब्वियसली नहीं, हमारे पास होता तो हम फॉरेन से खरीदना पड़ता है। जैसे इंडिया के पास अभी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अभी भी जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो नहीं है, तो हम लोग फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंड करते हैं उस चीज के लिए। धीरे धीरे हम लोग उसमें इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। 84 से हमारा उसके लिए काम चल रहा है, तो हम लोग एक अच्छा लेवल पे आए हैं, तेजस उस बनाए हैं, लेकिन इंजन अभी भी हम लोग को लेना पड़ रहा है। धीरे धीरे हम उस पर भी काम कर रहे हैं, तो हमारा खुद का कमर्शियल एयरक्राफ्ट होगा, खुद का फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। आप सोचिए कि आपके पास यदि 400 रुपया भी है, तो आप पटना से दिल्ली जा सकते हैं, खुद का एयरक्राफ्ट होगा ना। अभी हमको कमर्शियल खरीदना पड़ता है, बोइंग से खरीदें या एयरबस से खरीदें, खरीदना पड़ता है, उसका कॉस्टिंग होता है। उसका कॉस्टिंग कंपनी जो उसको परचेज करती है, वो हम पे कॉस्ट जोड़ती है, क्योंकि उसको चाहिए ना। तो आप सोचिए इतना आसान हो जाएगा, हम लोग ऐसा इंजन बना लेंगे या हम लोग खुद से डेवलप कर लेंगे एक हवाई जहाज, तो उसका नाम हम लोग कुछ भी अपना रख देंगे अपने मुताबिक, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। 400 में, 400 रुपये में, 300 रुपये में हम यहाँ से पटना से दिल्ली चले गए, वहां घूम हम के आगे दिल्ली से फिर चले गए गोवा, ठीक है, गोवा से चले गए त्रिवेंद्रपुरम,
2000 में सब जगह से घूम के आ गए, है कि नहीं? आ? अमेरिका में जो एक अनएम्प्लॉयड पर्सन होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, अनएम्प्लॉयड पर्सन होता है, उसका एक मंथ का जो सरकार की तरफ से उसको अनएम्प्लॉयमेंट जो मतलब कि सपोर्ट दिया जाता है, सपोर्ट को क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कुछ देते हैं जो सरकार की तरफ से सब हेल्प दिया जाता है, वो हमारे एक अच्छे इंजीनियर की सैलरी से ज्यादा होता है, इसीलिए वो बनारस घूमते रहते हैं। लगभग 60,000 रुपए है। यदि आपको फ्री में सोए रहने के लिए 60,000 रुपए मिले तो आप कुछ करेंगे? फिर एक साल पर जाकर आपको बता देना होता है कि हम जीवित हैं, हमको दो 60,000 रुपया, 60,000 पर मंथ मिलता रहता है। आप 12 इंटू 60 कर लीजिए, कितना हो गया? 7,20,000 रुपए एक साल का है। यहाँ सब लोग ना कार और फ्लैट लेने का भी सोच लिया है ना? ऑस्ट्रेलिया का नाम सुने हैं? ऑस्ट्रेलिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया से तिगुना है, और पॉपुलेशन कितना है पता है? हा? इंडिया का, हम लोग के भगवान के फजल से हम लोग 1,40,000 हैं, वो 2.5 करोड़ है, और उसका जो एरिया है वो इंडिया के एरिया से तिगुना बड़ा है ऑस्ट्रेलिया। वहां आदमी को खोजा जाता है, कहाँ आदमी दिखा, अच्छा हाँ लुक एट दैट पर्सन, हम मुझे आदमी दिखा, और यहाँ आदमी बीच में आ जाता है, खोजना नहीं पड़ता है। आप चल रहे हैं, पीछे ऑटो वाला आ जाएगा, वो चेक कर रहा है आपका ब्रेक है कि नहीं आपकी गाड़ी में, वो इनडायरेक्टली चेक कर रहा है, और वो ऐसे करके फिर आगे बढ़ जाएगा। वो आप रोड पे निकल जाइए, मतलब इधर से आप उधर से एक बार इसी रोड में आप उधर से आने की कोशिश कीजिए ना, उधर से गाड़ी इतना आ रहा है कि आप जा ही नहीं पाएंगे। आप खुद लगेगा कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, क्या हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं इधर से आने में, आप खुद अफसोस लगने लगेगा। हम तो आते ही नहीं है इधर से, हम उधर से घूम के आते हैं। अब वहां पर एक दिन एक पुलिस वाला वो हमको पकड़ लिया, बोला कि इधर से नहीं जाना है, तो हम बोले कि हम अपने बिल्डिंग जाने के लिए हम कहाँ से जाएं, तो बोला कि हाँ आपका यही बिल्डिंग है, बोले हाँ। वो देखा ज्ञान विद्या मंदिर, तो बोला हाँ, बस फोटो वहां मेरा नहीं है, लगवा लेंगे, तो बोला ठीक है जाइए। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पहुंचने के और क्या रास्ते हैं मेरे पास, इधर से आना, इधर आने समय हम अपने आप को गुनाहगार समझते हैं, हमको लगता है कि मर्डर किसी का मर्डर करके आ रहे हैं उधर से। सब लोग उधर से बाइक वाला ऐसे ध्यान से देख रहा था, हम बोले भाई गलती से मोड़ ले अभी। एक गौर से दिखने लगा, मतलब वो बाइक से वो इधर आ गया, हम इधर से आ रहे थे, ऐसे गौर से देखने ऐसे से कर रहा है वो, हम रुक जाए भाई हम मोड़ लेते हैं, हम मोड़ लिए। जब खाली हो गया तो फिर लाए। बताइए इतना पॉपुलेशन है, समझ रहे हैं? लगा मतलब आपको, आप इधर से वो आगे चले जाइए, पटना जंक्शन चले जाइए, आपको पता चलेगा कि पॉपुलेशन क्या होता है। ऑटो वाला यदि आपने गलती से, ऑटो वाला गुजर रहा है, कोई इधर से गुजर रहा है, कुछ इधर से गुजर रहा है, कुछ इधर से गुजर रहा है, ऊपर से फ्लाईओवर से हो सकता है कोई कूद पड़ेगा, कोई कूद भी पड़ेगा, कुछ देर में होगा ऐसा, भाई ऐसे घूम के इधर तो जाना है, यहीं से कूद जाओ ना। कूद जाएगा ऑटो लेके साथ ही, और फिर कूदने के साथ ही बोलेगा बेली रोड चिल्लाते रहेगा। अब इधर से ऑटो, अब आपने गलती से, आप हेलमेट लगाए हुए हैं, बाकायदा आपने हेलमेट लगाया, कहीं इसका मतलब ये है कि कहीं आपने बाइक को साइड में पार्क किया है, जगह इधर इतना थोड़ा कंजेस्टेड है तो आप बाइक नहीं ला पाए, वहीं पर पार्क किया, हेलमेट पहने हुए, आप गलती से ऑटो को देख लिए, ऊपर करके बैठा दिया आप, बस आई कांटेक्ट नहीं, जो वो भिड़ा देगा आपको, बैठा ही देगा वो। आप मना कीजिएगा तो यहाँ घूम क्या रहा है ऐसे बोल देगा आपको, वो आप ही को डरका देगा, भाई यहाँ घूम क्या रहा है, तो अरे भाई घूम नहीं सकता है आदमी, ऑटो बैठने के लिए घूम रहा है वो। और उनका जज्बा देखिए, वो ऑटो में बैठे हुए, पीछे 4 सीट है, वहां 6 लोग बैठाए हुए हैं, एक आदमी ऐसे करके बैठा है। ऐसे करके सही में वो बोलेगा कि भाई वो ऐसे करके बैठा है, वो हेड उसे टकरा रहा है, और जब जंप होता है उसका हेड टकराता है, तभी बैठा है वो। और आगे फिर आगे 2 आदमी बैठा लिया है, उसके बाद वो जा रहा है, वो आप उसकी तरफ देख लिए ना, तो बोलेगा भाई साहब थोड़ा सही हो जाइए। इधर वाला गिर गया, इधर उतर गया, वो बोल रहा है अच्छा आप उधर चले गए। ऐसा ही होता है, आप पटना जंक्शन जाइए यही होगा। अब सोचिए ये हम लोग का पॉपुलेशन, ऑस्ट्रेलियन कोई आ गया, आके उसने देख लिया,
उसको बुखार नहीं लग जाएगा? वो बोले अरे मेरा पूरा ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन इतना नहीं जितना इस एरिया का पॉपुलेशन है। वहाँ बड़े बड़े रिजॉर्ट होते हैं जहां पर कि ऑर्गेनिक खेती होता है, या फिर कह लीजिए कि गाय वगैरह जो रखे। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा प्रोडक्शन कंट्री है इसके लिए, मिल्क के लिए, हाँ डेयरी के लिए बहुत बड़ा बड़ा। अब इतना बड़ा बड़ा फर्म है, और उसमें फर्म को चलाने वाले जो उसके एम्प्लॉय हैं वो कितना है, 4 हैं। 4 मिलकर इतना बड़ा फर्म चला रहे हैं। एक गाड़ी रखा हुआ है, उस गाड़ी से सारे गाय को घुमा के लाता है। लेकिन बिहारी को दे देगा तो गाड़ी लेके गायब हो जाएगा। बोलेगा गाय घुमाने से क्या होगा, 4 आदमी बैठा लेंगे, 200 रुपए कमा लेंगे। सही में वो गाय घुमा कर सबको, गाय को फिर लाता है कि उसको खाना चारा मिले, और उसका फिर सब अलग अलग पाइप होता है, थन में लगा देते हैं, और वो अपना अपना प्रेस करता है, मिल्क निकलता जाता है। बताइए हमारा हमारे एक राय जी तो पहले अपना गमछा लाते हैं, पूरा गाय पैर में बांध देते हैं। उसके बाद जो दूध शुरू करते हैं, ठीक है। अब बेचारे वो खाना तो देते ही नहीं है। सोचिए तो कि उनके उस गाय के दूध में जो मतलब कि हेल्थनेस होगा, या आप कह लीजिए कि जो प्रोटीन होगा, या फिर जो विटामिन होंगे, वो ऑब्वियसली यहाँ नहीं मिलेगा, उसका खाना ही नहीं है। सोच रहे कितना डिफरेंस है। 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है, हम सुन ही के आश्चर्य हो रहा है हमको। 2.5 करोड़। बिहार का पॉपुलेशन 14 करोड़ है। बिहार का पॉपुलेशन 14 करोड़ है। अभी झारखंड छोड़ दिए। आप कभी गया से रांची, मतलब पटना से रांची जाए, कभी गए हैं कोई लोग, आप लोग में से कोई? तुम गई हो पटना से रांची? कौन सा ट्रेन से? जनशताब्दी से? किससे गई? अच्छा, जनशताब्दी से। तो पटना से आप रांची जाएंगे तो यहां से गए, निकले आगे, आगे मसौड़ी होते हुए जहानाबाद होता हुआ आगे जाएंगे। गया एक मेजर स्टेशन है जहां इंजन चेंज होता है। वहां पर मतलब आदमी बैठा हुआ है, वो खीरा उरा लेकर के, चना उना लेकर के, वो पूरा उसको पूरा पानी से, उसी से पानी, वहीं पे कहीं से नीचे से पानी निकाल रहा है, उसी से भिगा रहा है, उसको पूछ रहा है। उसके बाद आपने देख लिया तो हाथ में थमा देगा। खाली आपने देख लिया बस, आप उसको देख के कुछ सोच भी रहे हैं तो थमा देगा। अच्छा अच्छा मांगे थे, ठीक है। थमा दिया। गया से जैसे ही, गया पे आप पॉपुलेशन देखिए, कुछ लोग इधर से आ रहे हैं, कुछ लोग उधर से जा रहे हैं, कुछ लोग उतर रहा है, कुछ चढ़ रहा है। जो जो चढ़ रहा है उससे पूछ रहे हैं कहाँ चढ़ रहे हो, तो बोल रहा है कि हमको ट्रेन पे चढ़ना है। तो बोला कि ये तो ट्रेन तो है, लेकिन कौन सा ट्रेन पे चढ़ना है? तो अच्छा महाबोधि पर। नहीं, महाबोधि नहीं, उतर जाओ। अरे भाई लिखा हुआ नहीं देख सकता, चढ़ रहा है ट्रेन पर। ऐसा होता जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद ट्रेन खुली, फिर आप लिटरली बता रहे हैं, ये ऑब्जर्व कीजिएगा, आप लोग कभी जाएं तो उधर, तो जैसे ही गया से आगे बढ़ेंगे कोडरमा आएगा। कोडरमा, और कोडरमा जो एरिया है वो गया और कोडरमा बॉर्डर है बिहार और झारखंड का। उसके बाद कोडरमा के बाद आपको आदमी नहीं दिखेगा। आदमी नहीं दिखेगा, जो दिखेगा ट्रेन पे ही दिखेगा। हाँ लिटरली बता रहे हैं, वहां सिर्फ पहाड़ और झाड़ जंगल दिखेगा, आदमी नहीं दिखेगा। इसका मतलब आदमी को गया तक रोका गया है। आदमी को गया तक रोका गया, देखो यही रहो तुम, इससे आगे मत जाओ। और उसके बाद वहां पर जो लोग ना, आपको कुछ जो जो वेंडर होते हैं ट्रेन में मूव करने वाले, वो लोग भी बहुत एकदम तरीके के होंगे। वो उसमें से कुछ लेडीज होंगी, आदिवासी लेडी होंगी, वो अपने टोकरी में बैर वगैरह रखती हैं, या फिर खीरा वगैरह भी रखती हैं। वो ऐसे लेके घूमेंगी, और बहुत ही तरीके से, हाँ डिसेंट वे में, वो आप उनको बोलेंगे तो रोकेगी, आप नहीं कुछ बोलेगा वो आगे बढ़ जाएगी। और यहाँ तो बस देख ली, हाँ आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ? नहीं नहीं बोले तो फिर आपसे गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा कि आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं, फिर ये सीट मुझे दे दीजिए। तो सोचिए कितना पॉपुलेशन है, और तो आप सोचिए कि डेवलपमेंट कहाँ होगा। अब हमारा इतना पॉपुलेशन है तो हम कंज्यूम ही खाना, हम लोग चावल दाल और या जो भी है कंज्यूम ही कर जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के बराबर, ऑस्ट्रेलिया से तक 1/3 भी नहीं करते हैं। क्यों? सब हम लोग पी जाते हैं। समझे? ये सिचुएशन है। आइए, इसलिए अच्छे से पढ़िए और तैयारी कीजिए। चलिए मेरे साथ ड्रॉ कीजिए तो।
देखिए इसके साथ, इसके इस वॉल के साथ टच मत कीजिएगा, ये अलग सेक्शन है, पिस्टन है ये, उसके साथ टच में नहीं है, बस मतलब फिक्स नहीं है, टच में है जस्ट। ड्रॉ कीजिए मेरे साथ। ड्रॉ हो गया। दो पोजीशंस मैंने दिखाए हैं। ड्रॉ कीजिए। हो गया, ड्रॉ कर लिए सब लोग। देखिए समझिए, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल हमारे पास वेसल है। सिलेंड्रिकल वेसल मतलब आप सिलेंड्रिकल शेप एग्जैक्टली कैसा ले सकते हैं, जस्ट सिलेंडर शेप का हमारा एलपीजी सिलेंडर होता है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर है और हाइट है अपना, और उसके अंदर पिस्टन है। पिस्टन आप जैसे जो इंजेक्शन हम लोग लेते हैं, तो इंजेक्शन में जो सिरिंज होता है उसमें क्या खासियत होती है, सिलेंडर होता है और हम बाहर से हम अपने थंब से प्रेस करते हैं तो
उसका जो प्लंजर है वो अंदर की तरफ शिफ्ट होता है और उससे जो हमारा फ्लूइड जो वैक्सीन है वो सुई के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, तो वो अरेंजमेंट समझ लीजिए कि पिस्टन जो अंदर में है, इसको पिस्टन कहेंगे, ये मूवेबल होता है, मतलब पूरा सर्कुलर सेक्शन को कवर किए हुए है, मतलब गैस इस साइड वाले वॉल से निकल के बाहर नहीं जा सकता, पूरी तरह से पैक्ड होता है वो। ठीक है, अब इस सिचुएशन क्या है कि इनिशियली वो पिस्टन यहां था फर्स्ट पोजीशन पर, ये पोजीशन को हम फर्स्ट मान रहे हैं, तो ये पिस्टन इस पोजीशन पे था, तो यहां पर मान लीजिए सपोज करें कि ये जो हाइट है, ये हाइट मान लेते हैं x है, तो हम वॉल्यूम v1 निकाल सकते हैं क्या? v1 बराबर क्या आ सकता है? a इंटू x1, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया उसका a है, तो उस पिस्टन का सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया a है, और पिस्टन जो ऊपर अभी भी है तो वो कितना लेंथ ले रहा है? x, तो ये अंदर का जो गैस है हमारा उसका वॉल्यूम कितना है? v1। तो गैस इनिशियली यहां पर है, यहां मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि जब वो शिफ्ट करके ऊपर चला गया तो पूरा फैल गया। तो आप फील करें कि यहां पर पिस्टन है हमारा, तो हमें ये वॉल्यूम लेना है, यानी गैस अभी इस रीजन में है। ठीक है, और जो अभी मैंने ड्रॉ किया ये सिस्टम का बाउंड्री हो गया। ठीक है, सिस्टम के बाउंड्री से अभी मास बाहर नहीं जा रहा है, कोई मास का इंटरेक्शन सराउंडिंग से नहीं है, इसको हम क्या मान सकते हैं? सिस्टम, कोई भी गैस हम जनरली लें, और ये हो गया सराउंडिंग। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्लियर है? तो अभी सिस्टम के अंदर में जो भी गैस है वो कंप्रेस फॉर्म में है। कंप्रेस फॉर्म में इसलिए है क्योंकि वॉल्यूम छोटा है, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज्यादा नजदीक होंगे, मास तो फिक्स है, मास चेंज नहीं करेगा गैस का। क्यों नहीं चेंज करेगा? क्योंकि जो सिस्टम का बाउंड्री है उससे ना ही मास सराउंडिंग को जा रहा है और ना ही सराउंडिंग से मास सिस्टम के अंदर आ रहा है, तो मास में चेंजेस नहीं आएगा। सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा तो मास डिक्रीज कर सकता है, सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर आएगा तो मास इंक्रीज कर सकता है, लेकिन अभी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। मास क्या है? फिक्स है, इस मास को हम लोग फिक्स कर देंगे। तो हमको जैसे पता है, हम लोग ने स्टडी किया है कि गैस जो है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड है, कंप्रेस हो सकता है, तो अभी वो कंप्रेस फॉर्म में है फर्स्ट पोजीशन पे, जिसका वॉल्यूम कितना है? v1 a1 इंटू एक्स। ठीक है, अब पिस्टन जैसे यहां हीट देंगे हम नीचे, तो हम हीट प्रोवाइड करेंगे, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में रैंडमनेस बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स जो कि ऑलरेडी गैस है तो रैंडमनेस बढ़ेगा, और वो एनर्जी को वो अपने मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन या फिर कह लीजिए काइनेटिक एनर्जी में यूज करेगा, जिससे क्या होगा कि ये ध्यान समझिएगा, ये जो गैस है, गैस मॉलिक्यूल्स उस वेसल के सारे सरकमफ्रेंस के बाउंड्री है उस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, बॉटम पोर्शन पे भी फोर्स लगाएगा, टॉप पोर्शन पे भी फोर्स लगाएगा, सारे तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स टकरा कर सब जगह मूव कर रहा है ना, अलग अलग मॉलिक्यूल्स, तो वो सारे जगह पर फोर्स लगाएगा। लेकिन नीचे का क्रॉस सेक्शन एरिया, साइड का वॉल्यूम प्लेट, वो मूवेबल नहीं है, तो वो फिक्स रहेगा। अब प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि हीट बढ़ गया है, तो मॉलिक्यूल्स जो पहले मान लीजिए सपोज करें कोई एक मॉलिक्यूल इस वॉल से टकराता था मान लीजिए 2 सेकंड में, जैसे जैसे हीट देने लगे तो उनके मॉलिक्यूल के टकराने का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। मतलब 1 सेकंड में पहले एक बार टकरा रहा था, अब 1 सेकंड में 10 बार टकराएगा, जिससे टकराने का रेट बढ़ गया, जिस कारण से प्रेशर बहुत ज्यादा डेवलप कर गया। प्रेशर बहुत ज्यादा डेवलप होने के कारण ये पिस्टन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तो पिस्टन जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बढ़ेगा, सो दैट कि उनके बीच के स्पेस के कारण प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा 2 पॉइंट पे पहुंचेगा, तो 1 पॉइंट पर वॉल्यूम कम है, प्रेशर ज्यादा है, सेकेंड पॉइंट पर वॉल्यूम ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा। ठीक है, ये चीज को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। यहां देखिए, प्रेशर और वॉल्यूम हमारे पास ग्राफ है, तो इस पॉइंट पर यहां पर मान लेते हैं कि वॉल्यूम v1 है और इस जगह पर प्रेशर जो है वो p1 है। ठीक, तो प्रोसेस हुआ मतलब पिस्टन आगे मूव किया, पिस्टन कहां गया? ऊपर की तरफ, तो पिस्टन ऊपर तरफ शिफ्ट हुआ तो 1 पोजीशन से सेकंड पोजीशन गया, तो उस केस में प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ा
और प्रेशर ये P2 होगा। इस ग्राफ को समझ पा रहे हैं? ये पोजीशन को हम सेक्शन फर्स्ट माने हैं, तो ये फर्स्ट मान लीजिए ये, और उस पॉइंट को हमने 2 माना है, तो इसको बोलेंगे एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या होता है? एक्सपेंशन वेयर वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। एक्सपेंशन में। कॉम्प्रेशन में क्या होगा? तो कॉम्प्रेशन में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सॉरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, और सबसे बड़ा रीजन क्या है? यदि कोई पिस्टन ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो पिस्टन को शिफ्ट होने के लिए हमने एक मैकेनिकल अलग से कोई सिस्टम लगाया था क्या, कि ये इस गैस के इंटरनल प्रेशर के कारण वो शिफ्ट हुआ है, गैस के प्रेशर के कारण। तो यही चीज जेम्स वाट ने अपने ये इसमें स्टीम इंजन में उन्होंने यूज किया। ये पिस्टन को आगे शिफ्ट होने से उन्होंने उसको व्हील के साथ इस तरह से अरेंज कर दिया कि व्हील का जो ट्रांसलेशन मोशन है उसको रोटेशन मोशन दे दिया। ठीक है, अभी पिस्टन ऊपर गया तो कौन सा मोशन उसने देखा, मतलब यूज किया? पिस्टन ऊपर गया तो ट्रांसलेशन मोशन हुआ, ट्रांसलेशनल मोशन, मोशन ऑफ पिस्टन। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन मोशन को रोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो उसके 4 बार लिंक मैकेनिज्म बोलते हैं हम लोग इंजीनियरिंग में, उसको 4 बार लिंक मैकेनिज्म से हम लोग उसको डेवलप करते हैं। 4 बार यूज करते हैं, उससे हम लोग उसको एक ट्रांसलेशन मोशन को रोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। जो आप लोग छू गाड़ी नहीं सुनते हैं ऐसे करते हैं, जो वो बेसिकली वही है, वो 4 बार लिंक है, हम आपको बताएंगे वो आगे। तो यहां पर बेसिकली 2 चीज पर हमको ध्यान देना है। एक, जब बॉडी फ्लूइड हमारा या हमारा जो गैस है वो कंप्रेशन में है, हीट देंगे तो वो उसके अंदर रैंडमनेस बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स बार बार बाउंड्री पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और उसका एक कॉम्युलेटिव इफेक्ट ये होगा कि पिस्टन आगे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पिस्टन ऊपर की जब शिफ्ट हो गया तो उसने हीट एनर्जी लेकर के मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर दिया। ऑब्वियसली जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्शन हो गया हीट एनर्जी का। और यही चीज हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि जो अमाउंट ऑफ हीट दिया गया है वो मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में लगाएगा, और वो काइनेटिक एनर्जी कहां जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी में जाएगा। ठीक है, और ये उसका ग्राफ होगा, प्रेशर मैक्सिमम, वॉल्यूम मिनिमम, और आगे जाने के बाद प्रेशर मिनिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम। दोनों को ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर लिए हैं? इसको ड्रॉ कर लीजिए। हो हर दिन किसी ना किसी का बोतल घूमता रहता है, बेचारी झूठ मूठ उसको बदनाम किए तुम लोग। हर बार बोतल गिरता है, एक मेरा ही बोतल नहीं गिरता है। बहुत अच्छा रहेगा कि फ्लूइड से ही दे दें।